ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कोरोना का हमला और हम कितने तैयार हैं, इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कर जी भी जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राजीव जी, आपके पास ही आएंगे क्योंकि कई अहम बातें डॉक्टर विकास जी ने भी बताई हैं कि किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। इन्फ्लुएंजा को A, B, C, D में डिवाइड किया और A जो है वो बेहद घातक होता है, ये भी बताया। आपसे जानना चाहेंगे, आप चेस्ट रोग स्पेशलिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है जो जिसको प्रॉब्लम पहले से है उसके लिए कोविड कितना खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा। पिछले कितनी जो हम लोगों की पिछली बार कोविड हुआ था, हम लोगों ने देखा कि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको चांसेस ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी हाई रहता है। जैसे जो डायबिटिक होते हैं, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, किनको COPD है, सांस के मरीज हैं, या वो जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं, कैंसर के पेशेंट हैं और ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, जो बहुत ही वृद्ध हैं या बहुत छोटे लोग हैं, जिनको इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो ये लोग हैं, इनको अपने लिए पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिससे कि वो बचे रहें। स्पेशली वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी डिफरेंट होती है, लेट नाइट अच्छे से स्लीप नहीं लेना, अल्कोहल या स्मोक या टोबैको का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनकी लोकल इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती, क्योंकि जो ये वायरस होता है, जैसा कि हमने कोविड के पीरियड में देखा था कि सांस के द्वारा एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में पहुंचता है। जो लोकल एक इम्यूनिटी होती है, एक बॉडी की अपनी पूरी इम्यूनिटी होती है। तो लोकल इम्यूनिटी होती है, चूँकि इन्फ्लेमेशन रहता है स्मोकिंग की वजह से, या जो पेशेंट एजमेटिक होते हैं या COPD के पेशेंट्स होते हैं, उसमें लोकल डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता है। वायरस सीधे पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वहाँ पे अपनी पूरी साइकिल करता है और आपको इन्फेक्ट कर देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन तरह के पेशेंट्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, औरों को भी प्रोटेक्ट करना है। जिनके सिम्टम्स हैं उनको औरों तक को स्प्रेड नहीं करने देना है। बिल्कुल, जो सांस के मरीज हैं उनको बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके पास आएंगे राजीव जी, बचाव की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए कि जैसे सांस के मरीज का आपने जिक्र किया, आपने बताया कि उसे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर सांस का मरीज है तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब उसको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्रॉपर उसे डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। जो सांस के पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली ये डिफ़िकल्ट होता है कि ये देखने के लिए कि सांस का अटैक है कि इसको कोविड का अटैक जो वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए है। देखिए, बड़ी साधारण सी चीज़ है। सांस की बीमारी एयरवेज की बीमारी है, सांस की नलियों की बीमारी है, उसमें सूजन पैदा करती है, और जो सांस की नली की सिकुड़ने से होती है, एक वीज आवाज़ पैदा होती है जिसको हम वीजिंग कहते हैं, वीजिंग कहते हैं। ये इस तरह की वॉइस प्रोड्यूस होती है। जो पेशेंट सांस के हैं उनको मालूम है चेंज ऑफ सीजन में, डस्ट एक्सपोजर के बाद में ये हो रहा है। कभी कभी उनको हल्का इन्फेक्शन आ जाता है, बुखार के बाद में ये चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है, जो इंटरस्टिशियल में इन्फेक्शन जाता है, जो वायरल इन्फेक्शन है, जैसा कोविड में देखा जो वायरल इन्फेक्शन में होता है, वो इंटरस्टिशियल ये वो जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है एयरवे से एल्वोलाई, एल्वोलाई से ब्लड में जाकर के पूरी बॉडी में आती है। जो बीच का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे निमोनिया होता है, वो एरिया थिक हो जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में देर से जाती है और सडनली ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल करता है। अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर में देखें, जो 95-96 ऑक्सीजन सेचुरेशन होने चाहिए, वो पहले 89 गया, 94 गया, और हर दिन हर पल उसका ऑक्सीजन धीरे धीरे फॉल कर रहा है। ऐसे पेशेंट में जो ऑक्सीजन जो सांस लेने का पैटर्न है, अगर हम केवल पेशेंट को ही देखें, शॉर्ट एंड शैलो ब्रीदिंग होती है, वो शॉर्ट एंड शैलो ब्रीदिंग होती है। जबकि सांस के पेशेंट में जो एक्सपिरेटरी फेज होता है, सांस निकालने का फेज होता है, वो प्रोलॉन्ग होता है। तो अगर आपकी ऑक्सीजन गिर रही है, बुखार है, वो चीज़ें जो सांस की दवा से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अमूमन इन्हेलर से, नेबुलाइजर से या सांस की दवा से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको निमोनिया हो गया है, आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है। आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। किसी भी समय अगर आपकी 95-96 है और 91 भी जा रही है, यानी कि 2 डिजिट से आपको फास्ट आपकी ऑक्सीजन गिर रही है, तो ये मान के चलिए आगे आने वाले 1 या 2 दिन में वो और तेजी से गिर सकती है। तो इसलिए आपको डॉक्टर से फौरन कंसल्ट करना चाहिए। के पास आएंगे राजीव जी, अगर देखा जाए, अभी देखा गया कि फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट लगवा ली, फिर सेकंड लगवा ली, फिर ये हुआ कुछ लोगों ने फर्स्ट सेकंड ना लगवा के सीधे बूस्टर लगवा ली।
तो क्या उतना इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं या उतना ही बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? देखिए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, अगर हम उसको केवल फॉलो कर लें तो बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। दुनिया को दिखा दिया है, जैसे डॉक्टर विकास ने भी कहा था, दुनिया को दिखा दिया कि हमारी वैक्सीन सबसे अच्छी हैं। इंडिया इतने अच्छे से इसने तैयारी करी है, और आगे आने जिस समय हम लोग आराम कर रहे थे उस समय गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स डेवलप कर चुका है। एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी में डिफरेंट उसके मोड है, वो हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो ये वैक्सीन ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको एक हर बार इन्फ्लुएंजा की, हम लोग वैसे भी जो पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, हर साल हम लोग एक वैक्सीन जो उसका वेरिएंट आता है हम लोग लगवाते हैं, जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहलाती है। कोविड भी एक इन्फ्लुएंजा है, उसकी भी वैक्सीन हम लोग को हर साल लगाने की जरूरत है। अगर आपने कोई वैक्सीन मिस भी कर दी है तो कोई बात नहीं, आप सेकेंड डोज थर्ड डोज कर दें। बूस्टर उसका एक नाम है, एक्चुअली बूस्टर उसे कहते हैं जब आपकी एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी का लेवल एंटीबॉडीज बन गई, उसको फिर से बूस्टअप करके सेकेंड डोज और फिर उसको भी बूस्टअप करके थर्ड डोज, कि हर 6 महीने साल भर के बाद उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो लेवल है वो गिरने लगता है। उसको एक ऊपर बढ़ने के लिए, टॉपअप करने के लिए जो वैक्सीन लगाते हैं उसको बूस्टर कहते हैं। अगर आपने 2 वैक्सीन नहीं लगाई है तो ये यहाँ से शुरू करें, जो हो चुका है वो जाने दीजिए, आज से शुरू करें, और हर साल जो भी वेरिएंट आता है वो नई वैक्सीन को हम लोग लगाएं, जिससे एंटीबॉडीज डेवलप करें। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, लाइफ स्टाइल, अपना जो प्रोटेक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको जो एक्सरसाइज करना है, 8 और 9 घंटे की जो स्लीप है, जो आपके बॉडी को एकदम से एंटीबॉडीज डेवलप करता है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ी देर व्यायाम करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, एंड उन डाइट का प्रयोग करें जो कि नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट्स होती हैं। इन्फ्लेमेटरी डाइट्स वो होती हैं जिसमें जंक फूड होता है, प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, कलर्स पड़े होते हैं, वो उनका सेवन ना करें और उन डाइट का सेवन करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, बहुत अच्छा बताया कि हमारी थाली जितनी कलरफुल होगी उतना ही बेहतर है। उन्होंने एक लाइन में वो एक्सप्लेन कर दिया कि जितनी कलरफुल होगी उसमें उतने ही एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनिटी पैदा करने वाली चीज़ें होती जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करी हैं। तो डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, वेज का अच्छी चीज़ों का प्रयोग करें और अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से मेंटेन करें। एंड नींद, इसमें कोई दो राय नहीं, नींद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और वो कैसे होगी? हमारा जो पैनल मौजूद है वो लगातार डॉक्टर साहब ये बात भी बता रहे हैं कि जितनी थाली में कलरफुल चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है हरी सब्जियां होंगी, तो उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आवाज़ मिल पा रही है, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक जी, उनका सवाल सुन लेते हैं। स्वागत है आपका जी, कहिए। मैम, मैं के न्यूज का बहुत ही मतलब लगातार मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं। मैम, कोरोना जैसे कि एक बार लोग पूरी तरीके से लोगों का ये हो गया कि भाई अब चलिए कोरोना चला गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार वैक्सीन पर विशेष ध्यान दिया और इंडिया से कोरोना जाता हुआ दिखाई पड़ा, और अब एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। बार बार तमाम नए मरीज निकल करके आ रहे हैं। मैम, ये देखा गया कि 2 डोज तो तमाम लोगों ने लगवाए, लेकिन बूस्टर डोज लगवाने में बहुत कोताही हुई और लोगों ने नहीं लगवाया। लोगों को लगा कि भाई अब कोरोना चला गया, बूस्टर की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर राजीव कक्कर जी से मेरा एक सवाल था मैम आपके चैनल के माध्यम से, कि जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया है या जिन लोगों ने केवल मात्र 2 डोज लगवाई है, तो अगर जो लोग बूस्टर नहीं लगवाए तो क्या उनको खतरा ज्यादा है? और एक ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं मैम कि क्या ये कोरोना की डोज या वैक्सीन हर वर्ष लगवानी पड़ेगी क्या? जिस प्रकार से अभी मैं सुन रहा था राजीव कक्कर जी को कि बूस्टर डोज लगवाने जैसे कि इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है तो बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, तो क्या हर वर्ष ये लगवाना पड़ेगा हम लोगों को? चलिए आपके सवाल का जवाब देंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इन्फ्लुएंजा वायरस में हम लोग बूस्टर डोज की तो अलग बात है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम लोग हर साल लगाते हैं। अगर हमारे पास कोविड हुआ है, और कोविड एक तरह का वायरस है और ये मान के चलते हैं कि कम्युनिटी में वो सप्रेशन फॉर्म में, एक डॉर्मेंट स्टेज में या एक्टिव फॉर्म पे रहता है, उस सभी कंडीशन में अगर हम लोग डोजेस हर साल एक बार लगा लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। गवर्नमेंट की तरफ से अगर प्रोवाइड करा जा रहा है तो हम लोगों को लगाना चाहिए। और जिन लोगों ने नहीं लगाया है, बूस्टर डोज नहीं लगाया है, तो कोई बात नहीं, अब वो लगवा ले। गवर्नमेंट के अभी आपके नए नॉर्म्स आ जाएंगे, उसको लगा ले, जिससे कि आपकी बॉडी में कम से कम उसके लिए प्रोटेक्शन रहे।
अगर अभी आपको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप लगा सकते हैं। उसका प्रयोग करने से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो बूस्टर अगर नहीं लगा है या हर साल, जैसा आपका प्रश्न है कि क्या हम लोग को हर साल लगाना चाहिए, तो जी हाँ, हम लोग को हर साल लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में वो प्रोटेक्शन रहे और बार बार इन्फेक्शन ना हो। चलिए, इस सवाल का जवाब, एक चीज़ तो यहाँ पर साफ होती नज़र आ रही है कि जो ये वहम था लोगों के जहन में कि वैक्सीनेशन मैंने करा लिया और वन टाइम करा लिया तो वो लॉन्ग लास्टिंग जाने वाला है, तो ये चीज़ क्लियर होती नज़र आ रही है कि ये हर